नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गैंग्स ऑफ गाजियाबाद ने एक चिड़िया उड़ाई और इस चिड़िया ने अपनी जैसी अनेक चिड़िया उड़ा दी। अफवाहों, आरोपों, कार्रवाइयों और यू टर्न की चिड़िया चहकने लगी। आरोपी भी अपनी बात से मुकरने लगे, पीड़ित भी अपनी बात से हटने लगे। ट्विटर वाली चिड़िया पर चहचहाने वाले लोगों ने भी अलग अलग सुर साधने शुरू कर दिए, मगर इन सब के बीच प्रशासन की चिड़िया मुस्तैद रही। वो अभी भी जांच वाले आकाश पर परवास कर रही है। इस परवास का परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, या फिर बताएगी एक चिड़िया। देखिए। एक कस्तूरी हिरन को पागल कर सकती है, एक घड़ियाल सरोवर में दहशत मचा सकता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है और एक चिड़िया तो वो कर सकती है जो न कस्तूरी कर सकती है, न घड़ियाल कर सकता है और न मछली। एक चिड़िया, इसी एक ट्विटर वाली चिड़िया ने पुलिस वालों की परेड करा दी, आरोपियों पर रेड करा दी और यू टर्न की झड़ी लगा दी। एक चिड़िया। 72 बरस के अब्दुल समद इसी एक चिड़िया के चक्कर में चक्कर घिन्नी हो गए हैं। पहले बोले कि ताबीज बनाते हैं, फिर बोले ताबीज नहीं बनाते। तस्वीरें सामने आई तो फिर बोले कि हाँ, जादू टोने के इरादे से ही प्रवेश गुर्जर के घर गया था। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा के मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तभी को भी सब देखे गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने से। तीनों वीडियो मारपीट के पहले के हैं। एक चिड़िया ने विवादों का आकाश नापना शुरू किया तो उसकी उड़ान की जद में आए प्रवेश गुर्जर और इंतजार। दोनों एक दूसरे को जानते थे। इंतजार प्रवेश को ताबीज बनवाने समद के पास ले गया। अब एक चिड़िया मुड़ी अंधविश्वास की ओर। कहा यह जाता है कि इंतजार समद की ताबीज के जरिए प्रवेश को अपने वश में करना चाहता था। इंतजार ने अपने साले सद्दाम को समद के साथ प्रवेश के पास भेजा, वही मारपीट हुई। ऐसे सूबी जी ऐसे कह रहे हैं, तेने इंतजार ने करवाया तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर, मुकेश के घर को मेरे ऊपर करवा दे। ठीक है, तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के। एक चिड़िया की जद में अगला आदमी आया, उमेद पहलवान, जिसकी अखिलेश के साथ तस्वीर भी है। उमेद ने मारपीट का वीडियो बनाया, धर्म का लेप लगाया और ट्विटर वाली चिड़िया के पंख पर लगाकर इस वीडियो को उड़ा दिया। लेकिन पुलिस की एक चिड़िया उड़ी तो उमेद की चिड़िया चींची करने लगी। परवेज गुर्जर जो जेल जा चुका है, पुलिस उसको दोबारा से लाए, 1-2 दिन में बुला लेते हैं जेल से, उसको थाने लाए या पुलिस स्वयं जेल जाए और जाके उस परवेज गुर्जर का बयान ले, वो बताए कि उसके साथ 4 कौन है। मेरा कहना यह है कि अगर ताबीज की बात आई है तो आप पुलिस को बताते, और आपका ताबीज से क्या नुकसान हुआ है। आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उस ताबीज से कोई मर गया हो, आपकी प्रॉपर्टी छिन गई हो, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, तो आपको बताना चाहिए था कि साहब ताबीज से मेरा ये नुकसान हो गया। इधर एक चिड़िया उड़ी जांच की तो सारा खेल खुल गया। एक स्थानीय नेता हैं, इन्होंने ही शुरुआत करी इस चीज़ को अलग रंग देते हुए, जबकि ये भी जान रहे थे कि मारपीट किसने करी है। तो इन्होंने भी तो शुरू में नाम नहीं बताया, इन्होंने भी उस वीडियो में कुछ और बातें कही, जबकि जो जिन शख्स की पिटाई हुई वो भी, और जो ये कल जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, ये दोनों लोग जान रहे थे कि ये घटना किसने करी, किसने मारपीट करी, तब भी जो है सही बातें नहीं बताई। पुलिस ने फिर से कहा कि इस ताबीजी लड़ाई में धर्म का कोई एंगल नहीं है और ये ताबीज को लेकर के मारपीट किया जाना इसमें पाया गया, कोई भी सांप्रदायिक वजह इसके पीछे नहीं। उमेद पहलवान पर पुलिसिया चिड़िया निगाह जमाए हुए है, कभी भी वो गिरफ्तार किया जा सकता है।
लेकिन एक चिड़िया की उड़ान थमी नहीं थी। ट्विटर पर जिन्होंने भड़काऊ चिड़िया उड़ाई थी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इनमें एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी, 2 पत्रकार और कांग्रेस के 2 नेताओं के नाम हैं। अच्छा, ऐसे मामलों में स्वरा भास्कर अक्सर जांच एजेंसी हो जाती हैं। उन्हें न जाने कहां से मालूम चल जाता है। इस बार भी उन्हें मालूम चल गया। उन्होंने लिखा कि पीड़ित का पारिवारिक काम कारपेंटरी का है, ताबीज नहीं बनाते हो। मगर पुलिस तो अपना काम कर रही है। वो बुजुर्ग समझ से फिर पूछताछ करेगी। यानी एक चिड़िया की उड़ान अभी थमी नहीं और तब तक नहीं थमेगी जब तक अफवाहों की चिड़िया पिंजरे में ना आ जाए। दिल्ली में तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। गाजियाबाद में आज नहीं तो कल भ्रम और अफवाह उड़ाने वाली चिड़िया पिंजरे में बंद हो जाएगी। मगर यूपी के चुनावी आकाश में भी सियासी चिड़ियों का परवास शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना थीम सॉन्ग जारी किया है। इस थीम सॉन्ग के जरिए उन्होंने एक चिड़िया उड़ाई। ये चिड़िया धर्म से जुड़ी हुई है। अखिलेश के थीम सॉन्ग में उन्हें कृष्ण बताया गया है। यानी बीजेपी के राम के जवाब में कृष्ण अगर चुनावी महाभारत में उतर आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये गाने वाली एक चिड़िया उड़ी है और उड़ाई है अखिलेश यादव ने। ये अखिलेश यादव के दल का थीम सॉन्ग है। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। अपने थीम सॉन्ग में अखिलेश यादव बताते हैं कि कैसे उन्हें यूपी की जनता फिर से बुला रही है। संत महात्मा ऋषि और दरवेश गा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। इस गीत में अखिलेश के शासन की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। साथ में इसी गीत में अखिलेश को मुरलीधारी कृष्ण बताया गया है। मुरलीधारी कृष्ण बदल कर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी की राम वाली चिड़िया से ऊंची उड़ान के लिए अखिलेश ने कृष्ण नाम की चिड़िया उड़ाई है? 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के झूठे कामों के दावों की पोल जनता ने खोला है। अब प्रभु श्री कृष्ण के रूप को धरकर आप उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने आ रहे हैं। जनता सब समझती है, 22 में माकूल जवाब मिलेगा। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश। तो क्या यूपी में राम और कृष्ण चुनावी राजनीति की धुरी बन जाएंगे? चुनाव आते ही सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुड़ जाती हैं। कोई गाने बनाती है, कोई जनता के बीच में जाती है। निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को अपना प्रचार करने का हक है और ये उनका विशेषाधिकार है कि वो प्रचार किस तरीके से करते हैं। बस इस प्रचार में इतना जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रचार संविधान की भावनाओं के तहत हो और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो। वैसे तो चुनाव में धर्म की चिड़िया अक्सर उड़ाई जाती रही है, लेकिन यदुवंशियों का कृष्ण से पुराना प्रेम है। खुद अखिलेश ने ही अपने पैतृक गांव सैफई में श्री कृष्ण की 50 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई थी। लेकिन अपने आराध्य से प्रेम के बीच दूसरे के आराध्य और भक्ति भावना पर सवाल उठाने में अखिलेश कभी पीछे नहीं रहे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर अखिलेश ने सवालिया चिड़िया उड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने ये मान लिया कि वहां मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वहीं से ऐसी खबरें अगर आएं कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर,
तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि यूपी की चुनावी राजनीति की चिड़िया धर्म की पगडंडियों के ऊपर उड़ने लगी है। ध्रुवीकरण का आकाश खुद बनाया जाने लगा है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इसी आकाश पर धर्म की ध्वज पताकाएं फहराएं और उसके ऊपर चहचहाए एक चिड़िया। मुरलीधारी कृष्ण बदल कर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर लोक जनशक्ति पार्टी की एक चिड़िया यानी मुखिया पर लड़ाई लगातार जारी है। चिराग पासवान अब तक इस बात पर अड़े हुए हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही हैं, तो चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के भीतर एक चुनाव करवाया जिसमें सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब चाचा भतीजे की चिड़िया उड़ाना चाहते हैं और भतीजा अपनी विरासत की चिड़िया बचाना चाहता है। लड़ाई यहां पर भी लगातार जारी है। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। आप हमको ये बताइए कि चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। एलजेपी में विवादों की चिड़िया उड़ती ही जा रही है, उड़ती ही जा रही है। ये चिड़िया किसी के लिए मोर बनकर नाच रही है, किसी के तोते उड़ा रही है, किसी के अपने चुग रही है, किसी के सपने चुग रही है। एक चिड़िया। विरासत और सियासत की लड़ाई अब पार्टी अध्यक्ष पर आकर रुक गई है। आखिर कौन है रामविलास पासवान की पार्टी की एक चिड़िया जो मुखिया बन जाए? वो बेटा जिसे राजनीति विरासत में मिली, या वो भाई जो कई सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर भाई के साथ खड़ा रहा? पशुपति पारस ने पहले से ही एलजेपी का सारा आकाश तय कर रखा है। उनकी अपनी चिड़ियां हैं जो उन्हीं के नाम से चहचहाती हैं। पशुपति के मन के भीतर एक डरी हुई चिड़िया भी है जिसे आशंका है कि भतीजा कहीं कोई ऐसी चिड़िया ना उड़ा दे जो पशुपति के सपने लेकर उड़ जाए। इसीलिए पार्टी के नेता सूरजभान के घर पर बैठक हुई। बैठक में नामांकन का खेल चला और जैसा कि सबको पता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चिड़िया उड़ाई गई कि पशुपति को सर्वसम्मति से एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। चाचा की चिड़िया से ऊंची उड़ान की बेताबी तो भतीजे में भी है, लिहाजा उन्होंने अपनी अलग चिड़िया उड़ाई। उनकी चिड़िया के पास एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो खुद हैं ही, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी होंगे। राजू चिराग के साथी भी हैं और भरोसेमंद भी हैं। यानी दोनों ओर की चिड़िया अगर उड़कर कोर्ट की चौखट तक पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या बेस्ट लीगल वे आउट होगा? क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए? उसको लेकर हम सब की चर्चा चल रही है। सही समय पर आने पर उसकी जानकारी। अब चाचा भतीजे में तय होना है कि किसकी चिड़िया फुर्र होती है और कौन सी चिड़िया खेत चुगती है। लोक जनशक्ति पार्टी आखिर किसकी, चाचा की या फिर भतीजे की, इसको लेकर दोनों पक्षों में रस्साकशी जारी है और दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन या फिर कोर्ट में अब जाना लगभग तय माना जा रहा है ताकि इसका फैसला हो सके कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी पे चिराग पासवान का कब्जा होगा या फिर चाचा पशुपति पारस का। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। सियासत की चिड़िया किस तरह से उड़ान भरने को बेताब है या उड़ रही है ये तो आपने देख लिया है, लेकिन एक चिड़िया उड़ी है उम्मीदों की भी, जिसे तय करना है लाखों छात्रों का भविष्य। सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम से अब पर्दा उठ गया है। 30-30-40 का फॉर्मूला तैयार किया गया है जो तय करेगा कि आखिर 12वीं में बच्चों के नंबर कैसे आने वाले हैं। एक चिड़िया और उड़ी है 12वीं के विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की उड़ान लिए। उनके जिंदगी का बेहतरीन नीला आसमान लिए, शानदार करियर बनाने का अरमान लिए।
तो सरकार के फैसले ने बता दिया है कि परीक्षा नहीं हुई तो आगे बच्चों का परिणाम कैसे होगा, कैसे मिलेंगे नंबर, कैसे होगा कॉलेज में एडमिशन। तो समझिए, ये पूरा फॉर्मूला 30, 30 और 40 के वेटेज वाला है। पहले 30% 10वीं के परिणाम तय करेंगे। इसमें टॉप 3 यानी जिन 3 विषयों में सबसे ज्यादा नंबर आए थे उसे जोड़ा जाएगा। दूसरे 30 के फॉर्मूले में 11वीं की परीक्षा का औसत होगा, जिसमें सभी 5 विषय शामिल होंगे। वहीं 40% हिस्सा 12वीं में दिए गए प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट प्रैक्टिकल के अंकों का होगा। सुप्रीम कोर्ट में 13 सदस्यों की टीम ने बताया कि इस फॉर्मूले में 10वीं और 11वीं की परीक्षा को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये वो वक्त था जब लॉकडाउन नहीं था और छात्रों की क्षमता का मूल्यांकन सामान्य परिस्थितियों में हुआ, जबकि 12वीं के हालात ऑनलाइन क्लास वाले थे। ऐसे में छात्र उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सके, इसलिए पिछले 2 साल का रिकॉर्ड काफी अहम है। 10वीं के टॉप 3 विषय इसलिए क्योंकि यही विषय तय करते हैं कि छात्र 11वीं में कौन से विषय के साथ पढ़ाई करने जा रहा है। ऐसे में 10वीं और 11वीं का मूल्यांकन सीबीएसई के अपने पारंपरिक तरीके से तय किया गया था, जिसे देखते हुए 30, 30 और 40 का वेटेज रखा गया है। जो एक्चुअली सिनेरियो था हमारा मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड क्योंकि 10th क्लास को बेस्ट ऑफ 3 का परसेंटेज दे रहे हैं, सो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ थी। अब सवाल ये है कि क्या 10वीं और 12वीं के बोर्ड की तैयारी छात्र एक जैसे तरीके से करते हैं? क्या 11वीं की परीक्षा और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में कोई खास अंतर नहीं होता? इनमें चिंता दरअसल इस बात की है कि 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उसका टेम्परामेंट अलग है। 11वीं में बहुत सारे बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो आधे सेमेस्टर के बाद ध्यान देने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12वीं के बोर्ड के लिए। तो उनकी चिंता ये है कि अगर 60% का इवैल्यूएशन अगर 2 कक्षाओं का होगा और सिर्फ 40% 12वीं को दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जितने नंबर वो या जिस तरह का ग्रेड वो उम्मीद कर रहे हैं 12वीं में उससे कम ना आ जाए और फिर उसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर ना पड़े। और जाहिर है ये चिंता वाजिब है। देखना होगा कि सरकार और सीबीएसई की ओर से क्या इन चिंताओं को दुरुस्त करने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे। मेरे हिसाब से जो 10वीं और 12वीं के नंबर हैं वो ज़्यादा मैटर करने चाहिए, और जो कक्षा 11वीं के नंबर हैं उनकी जो 30% जो परसेंटेज रखी गई है उसको कम करके थोड़ा जैसे 15% तक कर देना चाहिए। जो ये वैल्यूएशन का जो मेथड होगा 30-30-40 का, इसमें जो 30% 11th का है बस वो आधार थोड़ा कम होना चाहिए उसका। ये सब कुछ हमारे लिए नया था, तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर DU या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। 12th का जो भी क्राइटेरिया आता है इवैल्यूएशन का, सीबीएसई मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल एक फेयर क्राइटेरिया निकालेगी जिसमें ज्यादा बच्चों का नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, और उनको एक नतीजे पे आना था, ये नतीजा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे जारी करने के लिए बाकायदा कैलेंडर जारी कर दिया है। 23 जून तक स्कूल रिजल्ट कमेटी तैयार कर देंगे। 15 जुलाई तक स्कूल मार्कशीट बोर्ड के लिंक पर अपलोड करेंगे और 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे का ऐलान करेगा। सीबीएसई के 92 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फॉर्मूले के 2 पहलू हैं जो 10वीं और 11वीं के रिजल्ट पर आधारित हैं। यानी जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए उनकी तो चांदी वाली चिड़िया उड़ी, लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं थे, उन्होंने आगे की तैयारी अच्छी कर रखी थी, उनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक और विकल्प दिया है कि अगर छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो फिजिकली परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। आशुतोष मिश्रा, अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। फिलहाल उड़ती हुई चिड़िया जिस आसमान की ओर जाना चाहती है, अब बात जरा उसकी कर लेते हैं। आसमान से बरस रही है आफत। अभी मॉनसून ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी और कई शहरों की हवा पानी बिगड़ने लगी। सिस्टम की पोल खुलनी शुरू हो गई तो बदहाली आसमान से बरसनी शुरू हो गई है। देखिए किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान है, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट। नदियों में उफान आया, मौसम बेईमान आया, डूबने लगी जिंदगियां, दम तोड़ने लगे दावे। मॉनसून की दस्तक अपने साथ हिंदुस्तान में आफत लेकर आती है। शहर बेहाल हो जाते हैं, गांव बाढ़ बाढ़ हो जाते हैं।
आसमान में बादल छाए तो जमीन पर बदहाली की तस्वीरों से धुंध छटने लगी। चंद घंटे की बारिश ने कोलकाता को पानी पानी कर दिया। इस वक्त हम बेलव्यू हॉस्पिटल के बाहर है, जो मिंटो पार्क के पास है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत वाटर लॉगिंग हुआ है, और जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे वो भी बहुत धीरे से जा रहे हैं क्योंकि काफी गाड़ियाँ भी खराब हो चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ ही नहीं लेकिन बाकी सारे जगहों पर भी जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ है, खास करके जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे बहुत सारा वाटर लॉगिंग हुआ है और लोग प्रिफर कर रहे हैं मेन रोड से जाने। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेन रोड पर भी कोई उपाय नहीं ये रोड से जाना, लेकिन ये रास्ते पर भी काफी पानी है। चमोली में लकड़ी की बनी ये पुलिया बस इंतजार करती है कि बारिश की बूंदें गिरे और मैं नदी में समा जाऊं। यहाँ इंसानों की जिंदगी का क्या है, मजबूरी तो यहाँ गधों पर सवार है। बिहार के मुंगेर की हालत देखिए, काम पर नहीं गए तो नौकरी से जाओगे, दफ्तर गए तो पानी में डूब जाओगे। गंडक नदी का जलस्तर आपे से बाहर हुआ तो साल भर पहले 16 जून 2020 को जिस पुल का उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया था, उसी पुल को काट दिया गया ताकि बाढ़ से सारण में बांध न टूटे। गंडक में लगातार पानी के खतरनाक तरीके से बढ़ने की वजह से सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि बांध को ब्रीच ना हो, बांध टूटे नहीं, और इसके लिए ये 70 घाट का जो पुल है उसके ठीक पास में ये अप्रोच रोड को काटा जा रहा है। इसके अलावा एक और जगह इस अप्रोच रोड को काटा जा रहा है। ये सड़क जो है वो पूर्वी चंपारण को यानी कि केसरिया को गोपालगंज से जोड़ती है। पिछले साल ही ये पुल चालू हुआ था और इस अप्रोच की वजह से पिछले साल गंडक का जो सारण तटबंध है उस पर कई जगहों पर टूट हुई थी, जिसके वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। वडोदरा में आफत के बादल मंडरा रहे हैं, मौसम डरा रहा है, मॉनसून की आफत है, कब आफत बरस जाए बस जिंदगी इसी खौफ में नजर आ रही है। यूपी के चंदौली में जिन दुकानों को ग्राहक का इंतजार था वहां पानी बिन बुलाए मेहमान बनकर घुस गया है। सड़कें लबालब हैं, इंतजाम यहां डूब चुका है। ये हर साल की कहानी है, ये हर साल का रोना है। बूंदे तो आसमान से बारिश बनकर बरसती हैं, लेकिन जमीन पर आते आते ये आंसुओं में तब्दील हो जाती है और ऐसी तस्वीरों में हर साल जख्म के निशान छोड़ जाती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। सिस्टम की चिड़िया जब गलत दिशा में उड़ान भरती है तो इसी तरह से आम आदमी की उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन खेल की खबरें विक्रांत गुप्ता के साथ आगे जरूर देखिएगा। चलो जवानों लड़ते हैं, देखते रहिए आज तक।